कि मुद्दतों बाद कोई आया है। मुद्दतों बाद कोई आया है, थोड़ा ही सही पर दिल को भाया है। वाह क्या बात। एक कवियों के साथ टॉक शो का ये फायदा होता है कि आप बात करते रहेंगे तो अगली बार खुद भी आधे कवि बन जाएंगे। सपने से लेकर हकीकत तक का सफर बताइए। लेकिन मेरी पहली शर्त होती है कि वल्गैरिटी नहीं होगी मेरे शो में। मैं 2 घंटे हंसाता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मेरी कोई बहन बैठी है, कोई बच्ची बैठी है अपने परिवार के साथ, तो उसे एक बार भी छुप के ना हंसना पड़े। तो हरे कृष्ण टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। और जो मेरे चेहरे की खुशी है ना, वो तुम्हारे चेहरे पर भी आने वाली है। ये पॉडकास्ट ना इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि ये आपके टाइम को, जितनी भी लंबी ये पॉडकास्ट ना, हर एक समय, हर एक सेकंड कीमती समय है। हास्य कवि अमित शुक्ला जी के साथ हमारी बातचीत ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनके साथ बातचीत करके। जो लर्निंग्स इन्होंने दी, जो चीज़ें इन्होंने बताई ना, भाई साहब प्यार हो गया इनसे मुझे। लिटरली में इतनी डीप बातें हुई इनके साथ इस पॉडकास्ट में। आप भी ये वीडियो देखना और पूरी देखना और अच्छे से समझ के देखना, आपको लर्निंग्स जरूर मिलेंगी इस वीडियो से। तो आइए बात करते हैं रीवा के हास्य कवि अमित शुक्ला जी से। तो कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे। और दर्शन सिन्सिनाटी और शमीर भाई का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें मौका दिया, यहाँ बुलाने का अवसर दिया। आपके लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, 2 ही लाइन लिख पाया क्योंकि 2 लाइन आगे की याद नहीं आ रही थी। बहुत अच्छे। कि मुद्दतों बाद कोई आया है। मुद्दतों बाद कोई आया है, थोड़ा ही सही पर दिल को भाया है। वाह क्या बात है। बाकी 2 लाइन मुझे कहीं मिल नहीं रही थी क्योंकि ये अपने से ही बनाया है, तो और कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि 2 लाइन क्या ऐड कर दें। कोई बात नहीं, अगली बार जब हम आएंगे तो आप अच्छी एक कविता सुनाएंगे हमें। जी जी जरूर सर। एक कवियों के साथ टॉक शो का ये फायदा होता है कि आप बात करते रहेंगे तो अगली बार खुद भी आधे कवि बन जाएंगे। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ आए। बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी इस शो के दर्शकों को, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है जिसमें 19 मिलियन से ज्यादा व्यूज गए हैं। 2018 पे वो वीडियो वायरल हुई थी। अच्छा। और उसके बाद से तो अब इस समय पर 19 मिलियन है वो लगभग। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और उसके बाद भी कई वीडियोस अभी इंस्टा पर भी, सर्कल इंडिया पेज पर हमारे, और कई उस पर 3-3 मिलियन व्यूज हैं। कई सारी भी यूट्यूब पर 2-3 मिलियन वायरल हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी के द्वारा ही हम सब पहुंचते हैं वहां तक। अच्छा, एक सवाल है जो सभी इंटरव्यूअर्स पूछते हैं आपसे कि आपकी जर्नी क्या रही, आपकी जर्नी क्या रही। तो ये सवाल मुझे बहुत सस्ता लगा। इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने सवाल को थोड़ा मोड़ दिया है। वो सवाल ये है कि आप अपनी सपने से लेकर हकीकत तक का सफर बताइए। बहुत कम लोग होते हैं समीर भाई जिनका सपना हकीकत में बदलता है, वो चाहे कैरियर के मामले में हो या प्रेम के मामले में हो या किसी के मामले में हो। तो कैरियर के मामले में मेरा सपना हकीकत में बदला है और मैंने वो सफर तय किया है। क्योंकि जिस वक्त पढ़ाई कर रहा था मैं, और मुझे यकीन मानिए सफर तो अगर जर्नी पूछी जाए तो मेरा कवि बनने का कोई बचपन से ऐसा वो नहीं था। हिंदी में मैं केवल इतना ही स्टूडेंट था, यहाँ तक कि मैं 12वीं तक के जो मेरे मित्र हैं, स्कूल जर्नी के मेरे मित्र हैं या कि टीचर हैं स्कूल लाइफ के, बहुत दिनों तक ये मानते भी नहीं थे कि मैं कवि बन चुका हूँ या कि कवि मैं फेमस हो रहा हूँ। लोग कहते भी थे तो वो नहीं मानते थे, क्योंकि 12th तक मैं, अगर मुझसे कोई नाम भी पूछ लेता था तो मैं 2 बार हकला के बताता था। क्लास की बेंच पे भी मैं ऐसी जगह बैठने की कोशिश करता था कि टीचर आई कांटेक्ट ढंग से ना कर सके। 12th के बाद ये जुनून चढ़ा, ये सपना आया अचानक से। वो जो आपने प्रश्न पूछा कि सपने से हकीकत तक, मैं 12वीं के बाद जब कॉलेज पढ़ने गया, 9-10 की बात थी, भोपाल, तो रास्ते पर ही, उस समय पर बड़े मोबाइल तो हर किसी के पास टच मोबाइल होगा आता है, उस समय पर बहुत कम लोगों के पास मल्टीमीडिया सेट होता था। तो ट्रेन पर ही एक गाना सुनाई दिया, तब तक वो मेरे लिए गाना ही था। अब आप समझ सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट कविता के प्रति कितना था। कवि मतलब मैं वही समझता था जो किताबों में रहते हैं, इसके अलावा नहीं। तो एक गाना सुनाई दिया, वो मैं गाना अपने अकेलेपन में भोपाल पे सुनता था। एक मेरे मित्र ने कहा कि ये जो गाना सुनते हो, ये गाना नहीं, ये कविता है, और ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी की है, और ये फला तारीख को भोपाल में यहाँ आ रहे हैं, न्यू मार्केट रंगमहल चौराहे पे एक बड़ा कवि सम्मेलन होता है, हिंदू नववर्ष के दिन अभी होगा जी। और वो प्रतिवर्ष बड़ा बढ़ता जाता था कवि सम्मेलन। तो मैं पहली बार कवि सम्मेलन सुनने गया लाइव, और 1-2 दोस्तों के साथ भी गया। भीड़ इतनी थी कि बाप था, रंगमहल चौराहे से रोशनपुरा चौराहे तक वो चौराहा ब्लॉक होता था।
मैं रात में बैठ करके कवि सम्मेलन सुना और वो सुनने का सफर शुरू हुआ। उसी दिन वो मोहब्बत हुई कवि सम्मेलन से, वो इश्क हुआ स्टेज से, वो बनने का सपना आया कि कभी बनना है, मुझे भी ऐसे लोग सुनते। रात में कभी कभी मन करता, लेकिन बनता कैसे? एक ऐसा लड़का जो मैथ में फेल हो रहा है, उसे आप आईआईटी का इंजीनियर कैसे बनाएंगे? जो लड़का नाम भी 2 बार में बोल पा रहा है, वो स्टेज कैसे शेयर करेगा? ये एक बड़ी चुनौती थी। पर जुनून सब कुछ कराता है, मेहनत सब कुछ करा देती है। जो बनने का सपना होता है वो कुछ भी करा देता है। तो मैं कभी कोलगेट के डब्बे लेकर के, कभी कुछ भी लेकर के ऐसे बोलता था कि ऐसे इस माइक पकड़ करके बोल सकता हूं। और भोपाल के आसपास लगभग 50-60 किलोमीटर के रेंज में जो भी कवि सम्मेलन होते थे, उन पे श्रोता के तौर पर मेरी उपस्थिति अनिवार्य हो जाती थी। कोई भी आ रहा हो कवि सम्मेलन, मैं उस दिन का रात का काम दिन में खत्म कर लेता था और शाम को वहां पहुंच जाता था कवि सम्मेलन सुनने। अच्छा समीर भाई, उसका भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया। आज जब मैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे मंच पर कभी बोलता हूं, संचालन करता हूं, तो 8-8 घंटे 6-6 घंटे पूरी रात बीत जाती है। मैं अपनी वीडियोस देखता हूं तो मुझे कभी कभी लगता है कि यार मेरी कभी कागज पेन लेकर के आदत नहीं है। जो मुझे जानते हैं कवि सम्मेलन में, मैं कभी मोबाइल और कागज लेकर नहीं पढ़ता। मेरा आई कांटेक्ट पब्लिक से नहीं हो पाता, मेरा प्रेजेंटेशन नहीं होता। तो मुझे वीडियोस देखते हुए लगता है कि यार ये बात तो मैंने अभी साल 6 महीने में भी पढ़ी नहीं थी, ये आई कहां से? फिर याद आता है कि ये आज से 8-10 साल पहले मैंने सुनी थी। तो मैं, जो नए भाई मेरे आते हैं इस फील्ड में या मेरे मित्र आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं भैया क्या करना है, तो मैं उनसे कहता हूं कि पढ़िए खूब, सुनिए खूब बड़े कवियों, उससे आपको अंतर पड़ेगा। 10 किलो सुनिए, 10 किलो पढ़िए, तो 1 ग्राम लिखने की कोशिश करिए, तो वो असर करता है। अब आकर के आता है अभी खंड से, तो 3-4 साल 5 साल सुनता रहा और उस पर भी जुनून कितने हद तक था कि 2:30-3 बजे रात को जैसे कवि सम्मेलन समाप्त होते थे। अब तो और कम हो गए, 20-20 कवि सम्मेलन होने लगे। 3 घंटे का शो होता है बस, ज्यादा से ज्यादा, बहुत कम लंबे खींचते हैं। नहीं, पहले पूरी रात कवि सम्मेलन चलते थे। मैंने 4-4 5-5 बजे सुबह 6 बजे तक कवि सम्मेलन सुना है। तो 2 दौर होते थे, 1:30 बजे खत्म होकर के एक बार सब उठते थे, चाय नाश्ते करके फिर आ जाते थे। 2:30-3 बजे रात को कवि सम्मेलन जब समाप्त होता था, ठंड की रात पे अक्सर, तो जैसे आज मेरे लिए गाड़ियां होती हैं, वैसे कभी तो चले जाते थे हम। पॉकेट मनी भी एक सीमित होती थी जरूर। तो रात को ऑटो वाले रूम पहुंचाने का भी खर्च डबल मांगते थे, 500-600, वो होता नहीं था। तो अपन कागज पॉलीथीन बिनते थे और किनारे आग लगाते थे, और रात में जो कविताएं सुनी है उन्हीं को गुनगुनाते हुए सुबह करते थे। जिससे सुबह सिटी बस मिलेगी तो 5 रुपए में घर पहुंचेंगे। ये मोहब्बत कवि सम्मेलन के प्रति थी। और वहीं से धीरे धीरे पंक्तियां बनने लगी, लाइन बनने लगी। फिर धीरे से मैं रीवा भी आया, तो यहाँ बहुत छोटे छोटे मंच यहाँ करते था। बहुत गांवों में जा करके छोटे छोटे अपने यहाँ के बड़े जो कवि थे उनके साथ मिल करके, हमारे काव्य गुरु यहाँ थे डॉक्टर राजकुमार शर्मा राज जी, बड़े श्रेष्ठ गीतकार हैं। और बहुत तमाम सारे वरिष्ठ कवियों का मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला, सभी का बड़ा प्रोत्साहन मिला कि आप बढ़िए। मेरी जो कमियां थी वो दूर होती थी। एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ भी मैंने कवि सम्मेलन खूब किए, भले वो छोटे कवि सम्मेलन होते थे, अखिल भारतीय नहीं होते थे, लेकिन मैं उन्हें कभी भी छोटा नहीं मानता था। मैं हर मंच की तैयारी बड़ी करके जाता था, उसका प्रैक्टिस बड़ा हुआ। उसके बाद पहला मंच 2018 पे एक बड़ा मिला, सतना पे एक कार्यक्रम था, वो चेहरा एक जगह पड़ती है सतना पे, तो वहां एक कवि सम्मेलन था, सारे बड़े कवि आ रहे थे। हमारे एक सतना के कवि हैं, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, ओपनिंग करना है आपको। मैं गया और पहला मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मैं घबरा रहा था, खूब होमवर्क भी मैंने खूब किया था, खूब सारी चीजें, लेकिन मैं यहाँ कवि सम्मेलन खूब करता था। मेरे से पहले भी एक लड़का बैठ गया, तो बड़ा डर सा आया मन में, बड़े कवियों के सामने, पब्लिक भी भयानक, मतलब इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो उनके सामने बोलना, तो जो हमारे संचालक थे वो बड़े संचालक देश के थे, आदरणीय शशिकांत यादव जी। अच्छा। और वो भी बड़े सपोर्टिंग है, नए कवियों के लिए तो बहुत सपोर्टर हैं। मतलब उनके संचालन पर कवि तो मतलब आधा निश्चिंत हो जाता है कि मैं जम जाऊंगा। तो बोले बेटा अच्छे से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ना बने तो बैठ जाना। मैं खड़ा हुआ और ईश्वर की कृपा, भगवती की कृपा थी, पहला ही पंच में वो कवि सम्मेलन हाथ पे आ गया। 1.5-2 मिनट तक तालियां बजी और उस रात एक बतौर हीरो की तरह मैं मंच पर आया। मैं लौट करके आया और वहीं से जीवन का मतलब सफर का टर्निंग पॉइंट हो गया। एक तो बड़े कवियों की नजर में भी आ गया,
दूसरी बात, जब मैं लौट करके आया तो मैहर में एक चैनल है भारतीय कवि सम्मेलन के नाम से, वो कवि सम्मेलन इंडस्ट्री के चैनल्स डालते थे व्यूज। उसने वीडियो डाली भाई ने, और मुझे कई दिनों 5-6 दिन हो गए, तो उसने फोन के बोले भैया वो जो वीडियो आपके डाली थी वो 2-3 मिलियन पहुंच गई। अब वो बढ़ती चली गई और वो 9 मिलियन तक पहुंची। फिर एक दौर आया, मार्केट बंद होने, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ उस पर, अब चल रहा है क्या करनी, उसका चैनल गड़बड़ हो गया, डूब गया। मुझे भी दुख हुआ यार, इतनी बड़ी वीडियो डिलीट हो गई। लेकिन उसने फिर अपना सेटअप खोला, फिर वीडियो डाली, और जो होता है वो होता ही है। उसके सब्सक्राइबर कम थे लेकिन व्यूज वीडियोस मेरी फिर उछलती चली गई, और वो आज 19 मिलियन के करीब है। फिर अभी तो बहुत सारी 3-3, 4-4 मिलियन व्यूज गई हैं, इंस्टा पर खूब सारी गई हैं। तो ये भगवती की कृपा है, यहीं से टर्निंग पॉइंट जीवन का होता है। अब मतलब देखा जाए तो सब अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी भी अच्छा नहीं चल रहा है, अभी भी मैं समीर भाई नहीं मानता हूं कि अच्छा है, कभी भी ये नहीं मानना है। आप अगर इस YouTube बनाते हैं या कि कोई भी फील्ड पर काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, मैं कवि हूं, कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि मेरे करियर में अच्छा चल रहा है। संतुष्ट मतलब अच्छा, खुश हैं, जितना 2 रोटी मिले उसी में खुश रहना चाहिए, लेकिन संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमने अपने बड़ों से ये सुना है कि काम के प्रति, कर्म के प्रति कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उस पर भूखा रहना चाहिए। हमने अभी कुछ नहीं किया है, हमें और बहुत कुछ करना है, ये फील होगा तो आप एक दिन बहुत ऊपर तक जाएंगे। बहुत अच्छी सीख दी है, उसके लिए थैंक यू। एक इस पे थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जितने भी आजकल के नव युवक हैं, वो अगर इस मार्ग को अपनाना चाहते हैं तो वो क्या करें, वो कौन सी राह चुने? देखिए, मेरे पास बहुत सारे मित्र मेरे आते रहते हैं, जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझसे पूछते हैं भैया क्या करें, मंच नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। तो कुछ तो फ्रस्ट्रेट होकर के उल्टा सीधा लिखने भी लगते हैं, गलत भी लिखने लगते हैं, गलत पढ़ने लगते हैं, और पढ़ने का तरीका गलत चुनते हैं। तो कभी भी नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सबसे बड़ी बात तो आजकल जिसका कोई नहीं है उसका गूगल है। आप कुछ मत करिए, आपको नहीं मौका मिल रहा है, आप मोबाइल सीधे रखिए और सामने बैठ करके आप बोलिए अपने व्यूज। अगर आप में प्रतिभा है तो आप दुनिया तक रातों रात पहुंच जाएंगे। ये आपके पास शक्ति है। आज मोबाइल में आपको इंटरनेट पहुंचा रहा है, फिर क्यों किसी की दिक्कत हो। और मौके की तलाश, इंतजार में बैठिए, चातक पक्षी की तरह इंतजार करिए कि कब स्वाति की बूंद आएगी, उसी वक्त हमारा किस्मत खुलेगी हमारी। उस इंतजार के चक्कर में फ्रस्ट्रेट मत हो जाइए। परीक्षा के इंतजार में आप तैयारी गड़बड़ मत करिए, तैयारी जोरदार रखिए। किसी भी समय आपका एग्जाम आ सकता है, तो आप अपना 100% दे देंगे। रामदर्श मिश्र जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। मैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं लोग कि भैया ऐसे करने तो जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं। रामदर्श मिश्र जी लिखते हैं कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला। कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। और जहां पर पहुंचे हो तुम छलांगे लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। तो आप आराम से पहुंचिए। बहुत अच्छी कविता। आप जिंदगी, एक चीज मैं अक्सर कहा करता हूं कि रॉकेट की तरह कभी नहीं उड़ना चाहिए। आप अगर सीधा रॉकेट की तरह किसी भी फील्ड में, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप डायरेक्ट ऊपर पहुंचना चाहते हैं, जो लोग अचानक रातों रात शोहरत पाते हैं, उन्हें आप जल्दी गिरते हुए भी देखेंगे। एग्जैक्टली। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि ये लाइव शो है। ओके। बहुत सारे मेरे सामने उदाहरण हैं। आप अगर डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आप गिरेंगे भी जल्दी, और अगर आप एक एक कदम सीख करके आएंगे। हमने गांवों पर कवि सम्मेलन किया है, कि गांव घूमा है, 100 रुपए में कवि सम्मेलन किए हैं, ऑटो में जाकर कवि सम्मेलन किया है, 2 व्हीलर्स में जाकर कवि सम्मेलन किया है। आज फ्लाइट में बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन भूल गया है, वो दिन हमारी नजर में रहता है। आप अगर रॉकेट की तरह उड़ेंगे तो ऊपर जाकर के फूटेंगे तो कहीं आपका नामो निशान नहीं होगा। अगर आप सीढ़ी से चढ़ेंगे तो अगर आप गिरते भी हैं तो आप एक कदम गिरेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार मैं गिर रहा हूं, फिर से लुढ़क रहा हूं, तो फिर आप अपनी मेहनत दुगनी कर देंगे। बहुत तो सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश करना है, छलांगे नहीं लगाना है। बहुत अच्छी राय। मेरे नए भाई हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, सारे लोग मेरे नए भाई जो आते हैं, मेहनत करिए, धीरे धीरे मौका कभी भी भगवती आपका दरवाजा खटखटा सकती है। बहुत अच्छी राय दी है आपने। इसी पे थोड़ा और ऐड करते हैं कि जो स्टैंड अप कॉमेडी है और जो ये हास्य कवि है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है। दरअसल आजकल हास्य कवियों को बुलाया जाता है स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब गलत ले लिया है लोगों ने। जैसे हमें भी हास्य कवि को सिंगल प्रस्तुति के लिए बुलाया जाता है। मैं महीने में 2-4 शो करता हूँ,
मुझे 2-3 शो का ऑफर आते हैं कि आपको एकल प्रस्तुति देनी है, लेकिन मेरी पहली शर्त होती है कि वल्गैरिटी नहीं होगी मेरे शो में। ओके। आप 2 घंटे हंसने की कोई हंसेंगे, मैं 2 घंटे हंसाऊंगा आपको, गारंटी लेके आ रहा हूं। अगर आपको नहीं हंसी आपकी पब्लिक तो मेरी पेमेंट नहीं लूंगा मैं। लेकिन मेरी शर्त यह है कि वल्गैरिटी मैं नहीं कर पाऊंगा, डबल मीनिंग्स नहीं कर पाऊंगा। मैं 2 घंटे हंसाता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती कि अगर मेरी कोई बहन बैठी है, कोई बच्ची बैठी है अपने परिवार के साथ, तो उसे एक बार भी छुप के ना हंसना पड़े, उसे हंसते हुए संकोच ना करना पड़े, उसे हंसते हुए अपने माँ बाप की ओर ना देखना पड़े कि मेरे माँ बाप तो मुझे नहीं देख रहे हैं। इन द सेंस आज की फिल्में आप अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। एग्जैक्टली। पानी लेने के बहाने आपको उठना पड़ेगा अगर आप माँ बाप के साथ फिल्म देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये दौर हमारे पास क्यों आया? हम हंसाएंगे और मनोरंजन तो यही है, स्वस्थ मनोरंजन। तो आप हंसाइए, लेकिन इस हद तक हंसाइए। और ये जो स्टैंड अप कॉमेडी में दौर चला है कि 10 लोग एक कमरे में बंद होकर के, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। एक कमरे में 10 लोग बैठ करके रिकॉर्डिंग करेंगे और हम नॉनवेज सुनाएंगे और पटांग वल्गैरिटी की ओर जाएंगे, तो ये शायद इसमें हमारे यूट्यूब्स के व्यूज बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हंसाना वही सही है जो एक बिटिया अपने परिवार के साथ बैठ करके देख सुन सके। हमारी बहन सामने बैठी हो, हमारी माँ बैठी हो, तो क्या हम उस तरह की कॉमेडी कर पाएंगे? ना। तो फिर हम औरों को क्यों सुनाते हैं? लोग कहते हैं कि सुनने आते हैं लोग इसलिए सुनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें ईश्वर ने ये शक्ति दी है कि आपको समाज का दिशा निर्देश करना है, तो हम अच्छे दिशा निर्देश की तरफ क्यों ना जाएं? गलत दिशा निर्देश क्यों दें? एक नेता को, एक कवि को समाज इसीलिए सोचता है कि ये शायद बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेगा तो ये तो बोलेंगे, वकील, नेता, कवि यही तो बोलेंगे, और हम भी उसको कह रहे हैं कि यार लोग सुनेंगे इसलिए सुना रहे हैं, तो गलत है। हमें एक स्वस्थ मनोरंजन के साथ पेश आना पड़ेगा, तो हमारी भाषा, हमारी बोली और समृद्ध होगी। रिसेंटली आप बागेश्वर धाम गए थे, वहां का एक्सपीरियंस बताइए। इतने लोगों के सामने और धीरेन्द्र शास्त्री जी के सामने आपने प्रस्तुति दी, लोगों को खूब हंसाया। मैं वीडियो देखा हूं, मैं बहुत खुश था उस चीज से। कि मेरे लिए स्वयं भी बड़ा ही अलग अनुभव था। वो एक्सपीरियंस बताइए। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मैं शो तो बहुत कुछ किया हूँ, टेलीविजन पर भी गया और सारा कुछ। भीड़ से मुझे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता था। भीड़ मैंने खूब देखी है, खूब। मैंने हजारों, मतलब 20-40,000 50,000 की भीड़ में मैंने पढ़ा है कविता। ओके। तो ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता था। महाराज जी से भी मिलने का मेरा मन था, पर मैं जा नहीं पाता था। तो अब उनके बारे में भी लोगों की अलग अलग ख्वाब होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो कम से कम एक अच्छी, अगर समाज के लिए कोई बुराई तो बात नहीं कर रहे हैं, एक अच्छी बातें कर रहे हैं, धर्म के प्रति अगर जागरण कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो वहां से मुझे फोन आया, और जो मेरे वहाँ के वरिष्ठ कवि थे, उन्होंने कहा कि आपको आना है कविता पढ़ने इस तारीख को। वो डेट मेरी बुक हो चुकी थी। अच्छा। आज लाइव में बता रहा हूँ। तो हालांकि वो एक्स मिनिस्टर थे हमारे यहाँ के, और उनके यहाँ शो बुक हो चुका था। वो हर साल मैं जाता था, तो मैंने उनसे, उनके जो बुक करते हैं कार्यक्रम, मैंने उनसे कहा कि इस बार मुझे छोड़ दीजिए। तो बोले कहाँ जाना है ऐसा? तो मैंने कहा नहीं, बात ये है कि बागेश्वर धाम जाना है और मोह है मेरा जाने का। और जब वहां गए तो वहां ज्यादातर वीर रस कवि और ऐसा राम पर पढ़ना है, ये सारी चीजें होती थी। मैं हास्य का कवि, मैं डर रहा था कि थोड़ा सा शायद ज्यादा सात्विक विचारधारा के लोग बैठे हैं और बड़े संत बैठे हैं, कुछ ऐसी बातें हास्य में निकल जाए जो थोड़ा सा हर्ट हो जाए। पर यकीनन मानिए, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो महाराज जी भी और जितने संत जन आए थे और जितनी जनता थी, बड़े मन के साथ झूम के उन्होंने हंसा। तो वो बड़ा ही अलग अनुभव मेरे लिए था। मैंने देखा बहुत खुश थे सब लोग, और धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत खिलखिलाकर उठ रहे थे। बहुत अलग से है कि मैं अगर कहूँ तो बड़ा एक छोटा सा बच्चे टाइप का उनका मन है शास्त्री जी का। नटखट स्वभाव के हैं, बिल्कुल बचपना उनके अंदर दिखता है। हाँ, वो तो दिखता है। वो जिस तरह वो हंसते हैं ना, एकदम से मतलब छोटे बच्चों की तरह। बिल्कुल। क्या आप इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी ऐड करते हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि बागेश्वर धाम ने स्वयं हनुमान जी ने आपको बुलाया है? मतलब थोड़ा सा इसको हम अगर भगवान के लिए जाएं, कि जैसे लोग कहते हैं कि सब भगवान की इच्छा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि चमत्कार पर तो विश्वास, अगर मैं कहूँ तो मैं जनता से ये कह दूं कि वो चमत्कार करते हैं, तो ये बात पूरी तरह से मेरे लिए सही नहीं होगी, इसलिए संतुष्ट नहीं होंगे लोग। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर ईश्वर ने किसी एक व्यक्ति को ऐसे भेजा है जी,
कि जैसे हमारे अभी एक वरिष्ठ कवि हैं कुमार विश्वास जी। जी, उनकी कथा थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। अगर ईश्वर ने एक प्रावधान बनाया है कि सृष्टि में कोई मध्य प्रदेश में एक छतरपुर जिले के छोटे से गढ़ा गांव में किसी व्यक्ति को चुना है कि वो समाज का दिशा निर्देश करेंगे, जी, ईश्वर की आस्था के बारे में चर्चा करेंगे, धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, तो हम कौन होते हैं उस पर टिप्पणी करने वाले लोग? हम और आप एक छोटी सी गली में बैठ के उनके बारे में क्यों टिप्पणी करें? व्यूज अपने अपने हैं हर व्यक्ति के बारे में। ईश्वर के बारे में लोग पक्ष रखते हैं तो निगेटिव बातें भी करते हैं भगवान के बारे में। तो हम चमत्कार की दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर उनके पास लाखों लोग जा रहे हैं और उनको किसी भी वजह से अगर आराम मिल रहा है तो हम और आप कौन होते हैं प्रश्न चिन्ह उठाने वाले? बिल्कुल सही। कौन होते हैं उनके बारे में टिप्पणी करने वाले? आखिर उनकी आस्था जुड़ी है कि हम यहां से हमें आराम मिलेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई लोग कष्ट में पड़े हैं, महीनों से पड़े हैं, हफ्तों से पड़े हैं। कई लोग फोन करके कहते हैं भैया मेरी बागेश्वर धाम से ये मन्नत पूरी हो गई। वो उनका विश्वास है। एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है तो जब तक वो पत्थर है, नदी के किनारे पड़ा हुआ है तो पत्थर है, हमारी आस्था हो जाती है तो भगवान शंकर बन जाते हैं। बहुत सही बात कही। तो ये आस्था का विषय है, ये विश्वास का विषय है, ये प्रश्न चिन्ह उठाने का विषय नहीं है। तो जिसके विश्वास है उसके लिए वो देवता है, देवता का रूप है। नहीं विश्वास है तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस पर हम और आप प्रश्न चिन्ह उठाने वाले कोई नहीं। ये अब थोड़ा डीप कन्वर्सेशन करने वाले हम लोग। तो सवाल ये है कि पहली बार जब मंच का सामना हुआ, आपके पहले शो की बात हो रही है, उस टाइम दिल और दिमाग के बीच क्या चल रहा था? सिचुएशन कैसी थी? एंड नर्वसमेंट, एंजाइटी, हेजिटेशन, इन चीजों का सामना आपने कैसे किया? इसको तो एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है कि जैसे नया किशोरावस्था में पहली बार कोई या तो शादी वालों के सामने बैठता है या तो अपनी प्रेमिका के सामने जाता है। तो मंच तो एक ऐसी स्थिति का नाम है कि आप पहली बार जब खड़े होते हैं, मैं भी संचालन करता हूँ जब कोई नए लोग आते हैं, मतलब 10 दिन का रटा रटाया जो है वो सब भूल जाता है। एग्जैक्टली। और सर से लेकर के तलवे तक पसीने चलते हैं, ठंड में भी पसीने चलते हैं जी। तो वो सब कुछ भूल जाता है जो रटा रटाया होता है। बहुत ही नर्वस मतलब मोमेंट होता है, बहुत ही क्योंकि आप पब्लिक की ओर पहली बार पब्लिक के बीच में खड़े होते हैं, पैर कपते हैं आपके बिल्कुल, पर ईश्वर की कृपा होती है, वो सारी दुविधाएं पार करता है। तो इससे कैसे आप जीते? या फिर कोई अगर नया है उसको हेजिटेशन हो रही है, इतने सारे हेजिटेशन हो रही है, तो सबसे पहली बात तो मैं एक बात कहा करता हूँ, ये बोलने में थोड़ा अटपटा है लेकिन मैं अक्सर अपने नए लोगों को ये शॉर्टकट सलाह देता हूँ। ये लाइव बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है कि पहला मंत्र है। आप माइक पर खड़े हुई तो यही सोचिए कि मैं ही आज सब कुछ हूँ, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ, ये सारे लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं है, तभी आप बोल पाएंगे। अगर आपको ये लगेगा कि फलाने बैठे हैं, फलाने उनके सामने कैसे बोलूंगा, तो नहीं हो पाएगा। आज जो बोलूंगा मैं सब कुछ हूं, यही सब सुनेंगे, मैं ज्ञानी हूं, ये फील लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस। पहले दिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जनता की तरफ देखिए जरूर, लेकिन उनकी नजर में मत देखिए। ये सारे मंत्र हैं और धीरे धीरे सब ये एक्सपीरियंस से आता है। ये हेजिटेशन आपको धीरे धीरे होगा। पहले दिन गाड़ी आप चलाएंगे तो लगेगा कहीं टच ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, फिर वही लड़का 5 साल बाद तो फिर स्टंट मारने लगता है। लेकिन ये मंत्र जो आपने दिया है ना, बहुत कारगर है बहुत वर्केबल है। तो थोड़ा सा ये धीरे धीरे अनुभव से ही आएगा। करत करत अभ्यास से जड़मत, वही सिल पर होत निशान, तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो वो घिसते घिसते ही होगा, अनुभव से आएगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे सब बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, वो एकदम जहन में आ जाएगा। आपने पहला दिन जब ये शो किया होगा, किसी का इंटरव्यू होगा, तो आपको बड़ा बहुत हेजिटेशन होती थी, अब आपको नॉर्मल लगने लगा होगा, तो वो धीरे धीरे अनुभव से आ जाएगा। सवाल नंबर दूसरा कि एक आर्टिस्ट, हास्य कवि, पोएट या शायर को कितना डीप उतरना पड़ता है अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, कि वो ऐसा कंटेंट दे सके जिसमें मंच में ठहाके लगे और उसकी तारीफ हो। तो एक आर्टिस्ट को जैसे कि आप, कितना डीप जाके सोचना पड़ता है? देखिए, कवि को तो बहुत डीप सोचना पड़ता है, और अपने मन के अंदर तो छोड़ दीजिए, अपने मन के अंदर कम झांकना पड़ता है, दूसरे के मन के अंदर ज्यादा झांकना पड़ता है।
अक्सर कभी दर्द लिखता है, दर्द लिखता है। कष्ट लिखता है। और कविता जो होती है निकलती है वो आह से उपजा होगा, वही वाला हाल है। दर्द से कविता पीड़ा की बेटी है, वही बिल्कुल हाल है। तो मतलब कष्ट से ही गुजरता है। हमारे फील्ड में एक सबसे बड़ा अनुभव मैं बता रहा हूँ, और ये हमारे पुराने लोग कहते भी हैं कभी, जिस दिन हम पेन कागज लेकर के सोच लें कि आज कविता लिखेंगे, उस दिन कविता नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, एग्जैक्टली। अगर बनेगी भी तो मेरे तर्क पे वो केवल तुकबंदी बनेगी, कविता नहीं बनेगी। मन से छूने वाली कविता, आप सफर कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, कोई कष्ट अचानक से देख लिया आपने, कोई दर्द देख लिया, और जैसे कितना डीप सोचते हैं, तो अपने मन के अंदर नहीं, उस जिसका कष्ट आपने देखा है उसके अंदर तक भावना, वो जितना सोचना ही है उससे ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा उस कष्ट को, तब आप लिख पाएंगे उसका कष्ट। उसके कष्ट को उकेरने के लिए उसके हद तक जाना पड़ेगा। जैसे मेरी एक बेटी पर कविता है, छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आज से कई वर्षों पहले, 6-7 साल पहले कामतानाथ हनुमान वहां जा रहा था, चित्रकूट। मैं बाइक से निकला 6-7 साल पहले यहाँ से। तो मॉर्निंग में 6-7 बजे मैं पहुंचा, और वो मेरी बेटी की कविता बड़ी वायरल है। अब तो कम पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता था मैं उसको, आज से कभी तो कम पढ़ने को मिलता है, कहीं कहीं पढ़ता हूँ। तो सुबह 7 बजे उठा तो सतना पर एक 4 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म लिखा हुआ था। अब मैं चाय पी रहा था, मेरी वो आधी कप चाय मैंने फेंकी। पूरे परिक्रमा मार्ग में सारे लोग हंस रहे थे, मित्र और सब कुछ कर रहे थे। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये नेचुरल है, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, लेकिन क्या 4 साल का फूल हमें नहीं दिख रहा है जिसको इंसान जानवर बन गया? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं लौट करके आया तो वो पूरी यात्रा की थकान भरी हुई थी। रात को 11 बजे मैं लेटा आंख बंद करके, और मेरे अंदर वही चल रहा था। मैंने आंख खोली, लाइट जलाई, और जो मेरे मन में आया उसे मैंने उकेर दिया। वो कविता जब मैं मंच में पढ़ता हूँ तो मैं जितना हंसाता हूँ 1.5-2 घंटे 3 घंटे, अंत में मैं उसको उतने ही रोते हुए देखता हूँ माताओं को। कई बार मंच पे 1-2 बार महिलाएं आई हैं, आ जाती हैं। मतलब वो वेदना, तो आपको कष्ट के हद तक उतरना पड़ेगा, तब आप कष्ट लिख पाओगे। वो कविता सुना सकते हैं? वो कविता 3 मिनट की लगभग है। ओके, मैं आपको सुना दूंगा जी। फिर आखिरी में बिल्कुल उस कविता को सुना के जाऊंगा। हाँ, तो बेसिकली देखा जाए सामने क्या चल रहा है, क्या दुख है, उस दुख को ऑब्जर्व करना पड़ता है। कष्ट को ऑब्जर्व, उस हद तक सोचना पड़ेगा आपको, उसे आपको महसूस करना पड़ेगा कि ये मेरा कष्ट है, तभी लिख पाएंगे आप। एक इसमें हंसाना तो और मुश्किल काम। अच्छा, हंसाना तो किसी को, जैसा आपने कहा कि कोई हंसाता है, हंसाना तो बहुत मुश्किल काम है। अंजुम रहबर जी हमारे यहाँ एक बड़ी शायरा हुई हैं भोपाल की, वो लिखती हैं कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने तुमको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। बहुत मुश्किल काम है किसी को हंसाना। कविता है। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि जो शायर होते हैं, जो कंटिन्यू। इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहते हैं कि जो शायर होते हैं, जब वो मोहब्बत पर कविता लिखते हैं, इश्क पर लिखते हैं, अकेलेपन पर लिखते हैं, या फिर कोई और भाव पर लिखते हैं, दुख पे लिखते हैं, तो वो क्या अपने दुख पर लिखते हैं, खुद इतना डीप जाते हैं, खुद की मोहब्बत से सबक लेते हैं, खुद के इश्क से सबक लेते हैं, कि वो भी किसी दूसरे के इश्क से सबक लेते हैं? ये तो देखिए, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ तो उनका पर्सनल भी दुख होता है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं। और फिर कवि और शायर का दुख पूरे समाज का दुख होता है। वो सबकी बने, जैसा बताया ना कि दूसरे की वेदना पड़ता है। अगर उसे कष्ट करुण रस पर लिखना है, किसी बेटी पर कविता लिखना है, तो बेटी की हद तक सोचेगा कि बेटियों को क्या कष्ट है इस समाज में। दहेज पर कविता लिखनी है या किसी मोहब्बत पर लिखनी है, तो वो सोचता है कि आशिक क्या क्या सोचता है, तब वो लिख पाएगा। अगला सवाल ये है कि जब कोई कवि मंच में आता है और ऑडियंस को हंसाता है, उस दौरान उसकी टोन, बात बोलने का स्टाइल, लहजा, उसके एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाते हैं, एंड प्रोग्राम होने के बाद वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए। देखिए, टोन और एक्सप्रेशन तो लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। वो अभिनय होता है एक प्रकार से। मैं फिर भी एक बात तो मैं ये अक्सर माना करता हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, हो सकता है इसे सारे लोग ना मानते हो। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब हम मंच पर होते हैं
तो जैसे चबूतरे लगते हैं देवताओं के, कहते हैं कि ब्रह्म आ रहे हैं, सन्यासी है, बहुत बारीक बात है ये। जैसे कहते हैं ना कि फलाने को ये देवता आते हैं, वो व्यक्ति जिसके ऊपर देवता आ रहे हैं, जिसके सिर चढ़कर देवता बोलते हैं, तो वो मन जब चबूतरे से नीचे उतरता है तब तो नॉर्मल इंसान होता है, वहां चढ़ते ही वो देवताओं की तरह बात करने लगता है। उसके ऊपर क्या होता है, अंश होता है देवता का। मैं ये मानता हूं कि हम कभी, जब तक हमसे कोई सड़क पर कहते कि यार कविता सुना दो, तो उतना मजा नहीं आएगा। हम जब मंच पर होते हैं तो कहीं ना कहीं माँ सरस्वती का अंश होता है हमारे ऊपर। मैं ये पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूँ, बहुत बारीक बात बता रहा हूँ। और जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, कई लोग मंच में पहुंचने के बाद, शोहरत पाने के बाद इसकी अहमियत नहीं समझते, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। माँ सरस्वती श्राप इसीलिए देती हैं क्योंकि उन लोगों पर, उन कवियों पर माँ सरस्वती का, शारदे का अंश होता है। तब हम एक विद्वान की तरह बोलने लगते हैं, एक बड़े अलग तरह से हमारे सामने हजारों की भीड़ मोहित हो जाती है। वो माँ का चमत्कार होता है। वो मंच से नीचे उतरेंगे तो वो अब सम्मोहन नहीं रहेगा आपके पास। एक तो ये होता है। दूसरी बात, वाणी का अभिनय, शब्दों का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, प्रेजेंटेशन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जो हम बोल रहे हैं वो अगर बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलेंगे तो उसका एक्सप्रेशन अलग होगा और वो प्रस्तुति बहुत शानदार होगी। तो वो टोन और प्रेजेंटेशन अलग बनाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जो कवि होते हैं, हास्य कवि, वो एक अलग टोन में लिए रहते हैं, अलग टोन में बोलना जैसे ही मैंने पड़ेगा। आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी तो उसमें देखा कि आप एक अलग टोन में बोलते हैं, और अभी मैं आपसे बैठकर बात कर रहा हूँ तो आपकी एक टोन नॉर्मल है। बताए ना, वो दो इंसान बात करते हैं स्टेज में आपको अपनी कविता के अनुसार, आपको अपने पंच के अनुसार आपको बॉडी लैंग्वेज देनी पड़ेगी। अच्छा, वो एक महत्वपूर्ण अंग होता है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है। पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब अदरवाइज आप सीधा सीधा सावधान में खड़े होकर के अगर जोक बोलेंगे तो किसी को आनंद कैसे आएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके अनुसार मैच करनी चाहिए, आपकी टोन मैच करनी चाहिए, तब वो प्रेजेंटेशन बेहतरीन होगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि शो के दौरान आपका मन दुखी हो, आपका दिल दुखी हो, लेकिन आपको आप दर्शकों को हंसाना है, तो फिर उस टाइम आपकी क्या सिचुएशन थी, आपने क्या किया उस टाइम? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम भी इंसान हैं। चार्ली चैपलिन से एक बार पूछा गया था, दुनिया का सबसे बड़ा मस्खरा, ये मैंने सुना है अपने बड़े लोगों से, कि उससे पूछा गया था कि आप, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि इतना बड़ा कॉमेडियन, क्या आप क्या चाहते हैं? तो उसने कहा कि मैं बारिश में टहलते हुए मुस्कुराना चाहता हूँ, ताकि लोग मेरी मुस्कान देख सकें, मेरे आंसू ना देख सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं, शरीर थकन से भरा होता है, बीमार होता है शरीर, फैमिली प्रॉब्लम हुई है। 7-8 साल में कई बार, एक आध बार ऐसा हुआ है कि एक आध ट्रेजेडी के बाद मैं 2-4 दिन बाद शो करने गया हूँ, मैं रोता, मन अंदर कष्ट में है, लेकिन एक जोकर की तरह अभिनय करना है। दुनिया को हंसाने के लिए हम पैदा हुए हैं, और जनता को भी आपके दुख से कोई मतलब नहीं है। आपके हंसने के लिए वो आई है, आपके कष्ट से कोई मतलब नहीं है उसे। लेकिन हम भी पैदा हुए हैं हंसाने के लिए। हम दुनिया में दुख तो सभी बांट लेते हैं, खुशी बांटना बहुत मुश्किल काम है, और बांटना चाहिए। ये कलेजा सबके पास नहीं होता है। प्रमोद पवैया एक प्यारे से कवि हैं भोपाल के पास, भी शायद नाम भी नहीं सुना होगा आपने, लेकिन बड़े प्यारे कवि हैं, कभी सर्च करिएगा, बहुत प्यारा लिखते हैं। उनकी 4 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि द्वंद्व आसान हो जाएंगे एक दिन, दूर व्यवधान हो जाएंगे एक दिन, रोज हंसकर गले लगाओ इन्हें, दुख परेशान हो जाएंगे एक दिन। तो आप इतनी ताकत के साथ हंसिए और हंसाइए कि दुख तक परेशान हो जाए कि मैं क्यों आया हूं इसके पास। इसीलिए हम लोगों को ये विरासत में 2 पंक्तियां मिली हैं, और हम लोग बड़े सुनते आ रहे हैं इस पंक्ति को, कि हमें ये कहा जाता है कि जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाता है, बल्कि वो जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। बहुत अच्छी बात कही। तो हम लोग तो मुस्कान बिखेरने के लिए आते हैं, कष्ट मन में वह भी तो उसे जोकर की भांति अभिनय करते हैं। हंसाना कितना ज्यादा कठिन है, बहुत मुश्किल काम है। दुख तो बांटना बहुत आसान काम है, और दुख में हो करके हंसाना बहुत मुश्किल काम है। एक्सप्लेन, अब आप ये समझिए कि जैसे मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, या मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको आधे घंटे बैठ करके आपको दर्द सुनाऊंगा, आप रोएंगे, ये तो नॉर्मल है, ये हर कोई करता है। लेकिन उस कष्ट को छुपा करके, सीने के कहीं किसी गर्त में दबा करके, दफना करके, और चेहरे पे मुस्कान लाते हुए दुनिया के सामने ये ना पता लगने देना कि मुझे भी कष्ट है, और उसको हंसी में तब्दील करके आपको भी हंसाना,
कितना मुश्किल काम है। तो ये प्रैक्टिस होती है। ये हास्य कवि के सामने एक बड़ी चुनौती है। दुनिया को हंसाने वाला अमित शुक्ला, सारे एमपी यूपी जहां जहां गए सभी को हंसाया आपने। आपको कौन हंसाता है? आपके हंसने और आपकी हंसी का कारण कौन है? मेरा परिवार पहला। तो मेरा परिवार पहला कारण है मुझे खुश रखने वाला। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरा एक भाई है और छोटा भाई है, डॉक्टर है वो। मेरा परिवार मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा कारण है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा है छोटा सा, और मुझे सबसे बड़ी खुशी वहीं मिलती है। और मैं वहाँ परिवार में खुश होता हूँ। जब मैं रिलैक्स होने की कोशिश करता हूँ, लोग मनाली शिमला जाने की कोशिश करते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं कितना जल्दी घर पहुँचूँ तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, मेरी थकान मिट जाती है। तो आप अपने परिवार में खुश हैं। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस शो के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ, किसी और से आप उम्मीद करिए भी नहीं कि वो आपको खुश रखेगा। आपके परिवार के अलावा आपका कोई साथ देगा भी नहीं, ऊपर वाले के अलावा। ऊपर वाला जिस पर आप विश्वास करते हैं, और आपका घर, आपका परिवार। इससे ज्यादा अगर आप किसी से भी उम्मीद करते हैं तो आप दिल में ये रखिए कि हमें किसी भी वक्त बेवफाई मिल सकती है, कष्ट मिल सकता है। दोस्त दुनिया में गिने चुने होते हैं जिनसे आपको खुशी मिल सकती है। मेरे पास भी सौभाग्य से हैं 2-3 दोस्त, गिनती के, उंगली के बराबर दोस्त हैं मेरे, जिनसे मुझे खुशी मिलती है। बाकी आप दुनिया से उम्मीद नहीं कर सकते कि मुझे वहां खुशी मिलेगी। बहुत ठीक बात कही है आपने। लोगों को इस चीज से सीखना चाहिए। हाँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए कि किसी सपने के पीछे दौड़ने की एक वजह होती है, और कोई ऐसा होता है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, तभी आप उस सपने के पीछे भागते हैं और मेहनत करते हैं। तो आपके जीवन में आप किससे इंस्पायर हुए और हास्य कवि बनने का दृढ़ संकल्प लिया? वही पहला इंस्पायर, मैंने बताया ना कि पहली बार जिसकी कविता सुनी, डॉक्टर कुमार विश्वास जी, और कोई इंस्पिरेशन नहीं। पहला खनक जो मेरे कान पे गई थी, वो दिल पे उतर गई थी, और मैं वो बनने की कोशिश कर रहा था। तो वो तो बनना असंभव है, उनका नाम भी लेना बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन बनते बनते ईश्वर ने ऐसा बताया कि बनाया कि उसी रास्ते पर पहुंचा दिया है, कि उस रास्ते पर एक छोटा सा विद्यार्थी हूं मैं, बस। वो इंस्पिरेशन है, वही आदर्श। मुलाकात हुई है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुई जैसा मैं भी चाहता हूं। सवाल ये है कि ये इंजीनियर्स इतने ज्यादा वर्सिटाइल कैसे होते हैं? आज इंजीनियर्स कवि हैं आप, आज इंजीनियर्स यूट्यूबर हैं, आज इंजीनियर्स एक्टर हैं, आज इंजीनियर्स कलेक्टर हैं। तो ये इतना ज्यादा वर्सिटाइल कैसे हो सकता है कोई? वो 4 साल जिंदगी में क्या सिखा देता है कि आप इतने ज्यादा वर्सिटाइल हो जाते हो? आइए थोड़ा इसके बारे में। देखिए, बस ये तो एक कहने के लिए अपवाद बन गया है। मेरा ये मानना है कि कोई भी सपना किसी के अंदर है तो आप उस पर काम करिए, मेहनत करिए। पहले 2 स्टेप होते हैं। पहली बात तो अपने अंदर झांकना है कि मेरे अंदर है क्या। अगर मुझे जानवरों से प्रेम है तो मैं उस क्षेत्र पर जाऊंगा, मुझे कविता से प्रेम है तो मैं उसको झांकूं, मेरे अंदर है क्या। हम किसी के पीछे भाग ना जाएं कि हम अब सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। वो दौड़, एक समय ऐसा आया था कि यार फलाने का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है तो आपको भी करना है। वो आदेश पालन के लिए तो चला तो जाता है व्यक्ति, घर वालों के दबाव में कह नहीं पाता। हम एक ऐसे समाज में, ऐसे दौर में है जहां मतलब कविता के क्षेत्र में करियर बनाना तो मुश्किल काम था, बोलना भी बड़ा मुश्किल काम था। हम लोग बाथरूम सिंह कवि हैं, मतलब गाना भी गाना है तो अंदर बाथरूम में ही नहाते समय गा लेना है। अगर कॉपी के पीछे भी अगर 4 लाइन कविता लिखी हुई है तो घर वाले पूछ लेते थे ये क्या है, ये क्या कर रहे हो। तो वो समय है। बल्कि अब समय बदल रहा है। लोग अपने बच्चों को, अगर वो डांसर है तो 4 साल में, 5 साल में लाइव परफॉर्मेंस पे ले आते हैं, स्टेज पर ले आते हैं। समय बदल रहा है। मेरा ये मानना है कैरियर हर फील्ड में है आज। वो समय डर का था। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं थी, अभिभावक की भी गलती बिल्कुल नहीं थी। हर माँ बाप अपना चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी बड़ा बने। जिस क्षेत्र पर वो आर्थिक असुरक्षा देखते हैं कि वो एक आर्थिक मजबूरी से जूझ करके आए, तो मेरा बेटा उन सबसे ना जूझे। और उन्हें जिस वक्त ये लगता है कि मेरा बेटा इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, जहां वो नहीं जानते, जैसे जो फील्ड में नहीं जानते मेरा बेटा उसमें जाएगा तो मुझे एक डर रहेगा कि मेरा बेटा इस पर कैरियर बना पाएगा कि नहीं। उन्हें नहीं पता कि आज का युग बदल गया है, और उस समय था भी नहीं। अब ये समय जरूर आया है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उस पर कैरियर है। मैं ये मानता हूं कि अगर आप झाड़ू भी लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से झाड़ू लगाइए,
मेरा ये बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, मैं अक्सर देता हूं इंटरव्यू में। आपको झाड़ू लगाने का मन है तो आप झाड़ू लगाइए, लेकिन इस तरह से लगाइए, इस कुछ अलग अंदाज से लगाइए कि दिल्ली पे बैठा व्यक्ति बात करे, यार झाड़ू तो पूरे देश में सब लगाते हैं, लेकिन रीवा में बैठा जैसा अमित शुक्ला लगाता है तो कोई नहीं लगा पाता। बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत। जिस दिन ये हो जाएगा किसी भी फील्ड में, आप कविता के फील्ड में, आप यूट्यूबर हैं, कुछ हटके काम करिए तो आप मार्केट पे आएंगे। जिस दिन ये आ गया कि ये जैसा करता है वैसा कोई नहीं करता, उस दिन आप डिमांड बनेंगे। यार नॉर्मल सा बंदा एमबीए करके चाय की दुकान खोलता है, उसके माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा क्या कर रहा है, चाय की दुकान खोलने के लिए मैंने उसे एमबीए कराया था। रिश्तेदार कहते हैं क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, लेकिन आज इंडिया में ब्रांड एमबीए चाय वाले के नाम से बिक रहा है। किसी ने सोचा था? आज लोग बताते हैं कि एमबीए चाय वाले जो है ना वो मेरे ये हैं। मैंने ये जिंदगी में खुद भी अनुभव किया है कि जिस वक्त मैं कविता के शुरुआती दौर में चल रहा था, वो मेरा बिल्कुल कैरियर का बिल्कुल मेन स्टेज पर मैं था। सारे लोग मेरे घर वालों से कहते थे, मेरे ससुराल वालों से आके कहते थे क्या कर रहे हैं ये क्या चल रहा है, क्या पागलपंती है। कई लोग तो मोहल्ले वाले लोग ये भी कहते थे कि मत भेजना नहीं आजकल बेटा, उनका अजीब टाइप से सनक है। ये स्थिति होती है आपके समय पर। रिश्तेदार कहते हैं कि कौन सा पागलपन छाया हुआ है, ये क्या कर रहे हो। खुद को भी लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं। बहुत सही बात कही आपने। वो डिप्रेशन का दौर, उस वक्त एक जो सबसे बड़ा स्ट्रगल का पॉइंट वहीं पर होता है, और वो कलेजा सहन शक्ति का होना चाहिए कि दुनिया की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना है। जिसने ये सीख लिया मुझे अभी सुनना नहीं है कुछ। मैं आपको बहुत भगवती अहंकार ना करें, लेकिन आज मेरे पास कभी कभी लोग आते हैं कि ये काम करवा दीजिए, रात को इस मिनिस्टर के साथ आपको देखा था, इनके साथ आपको देखा था, ये काम करा दीजिए यहाँ आपको। वो उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो 5 साल पहले मुझसे मेरे बारे में क्या क्या कहते थे, मुझे पता है। लेकिन मुझे पता है कि वो उनकी गलती नहीं है। मैं भी किसी और को अगर देखूंगा तो वो मुझे लगेगा क्या कर रहा है पढ़ाई लिखाई करने के बाद, नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है। आप अगर हटके फील्ड चुनना चाहते हैं तो आपको ये सहन शक्ति होनी चाहिए कि मैं सुनूंगा नहीं किसी की, अपने मन जो मेरे भीतर है, एक ट्राई तो मारूंगा, एक ट्राई तो मुझे मार के आना है। ये जिंदगी का सट्टा है, कैरियर का सट्टा है, बड़े मुश्किल से आपको झेलने की। इस पर सक्सेस भी 1 लाख में एक ही व्यक्ति होता है। मैं भी सबको कह देता हूं बेटा मत करो, पहले 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 कुछ आर्थिक जुगाड़ करो अच्छे से, पहले अपने काम का कैरियर बनाओ, फिर इस क्षेत्र में आना। क्योंकि मुझे पता है कि शुरुआत झेलना बड़ा मुश्किल काम है। रीवा से एक बार आप निकल गए तब तो फिर आप मांगेंगे कि मुझे इतने पेमेंट चाहिए, मैं इस शो में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, ये तय करना पड़ेगा एक स्टेप निकलने के बाद। लेकिन वो पहला स्टेप बहुत कठिन है, उसको झेलना बड़ा मुश्किल है। उस पर आपको आर्थिक दिक्कत भी होगी, सामाजिक दिक्कत भी होगी, मेंटली भी बहुत प्रॉब्लम होगी। अकेले में आपको खाएगा वो कमरा जिसमें आप बैठ के कुछ बनने की कोशिश करेंगे, पर उसको झेलने की शक्ति जिसके अंदर आ गई वो कुछ करेगा। कुछ पाने का जुनून है, कुछ पाने का जुनून है, इसीलिए कोशिश हर रोज करता हूं। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, उठकर नए रास्ते की खोज करता हूं। तो हर दिन उठकर के नए रास्ते की खोज करिए, और असफल भी हो जाइए तो रोने की आवश्यकता नहीं है। परवीन शाकिर का शेर है कि मलाल है लेकिन इतना भी मलाल नहीं है, मलाल है लेकिन इतना भी मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, और मजा तो तब है जब हार के भी हंसते रहो, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। क्या बात कही। तो हर बार आप जीत नहीं सकते, आपको हार में भी मुस्कुराना पड़ेगा जीत के लिए। अगर जीतने का जुनून है तो हार में भी मुस्कुराना पड़ेगा, तब मंजिल मिलेगी। आज जिन मंचों पर अमित शुक्ला को लोग सुनते हैं, ठहाके लगते हैं, मैंने उन्हीं मंचों पर कभी कभी जिल्लत भी झेली है, शर्म भी झेली है। मैंने अपने आप को मंच से नीचे उतर करके बाथरूम में जाके झापड़ भी मारे हैं। आज भी मैं हर मंच को पहला मंच मान के जाता हूं, इतनी तैयारी के साथ। सुनील गावस्कर का एक बड़ा स्टेटमेंट था कि मेरे लिए 100 रन बनाना बड़ा आसान काम है, लेकिन पहला रन बनाना बड़ा मुश्किल काम है। वो डर रहता है कि 1 रन में ना आउट हो जाऊं, दुनिया क्या कहेगी। आज भी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। इतने शो करने के बाद मेरा मोरल और मेरा कॉन्फिडेंस ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है, फिर भी मंच में जाने पर मैं कहता हूं भगवती संभालना। यहां अगर नहीं हुआ अच्छा तो मुझे लगता है कि फिर ये दोबारा नहीं बुलाएंगे। वो डर भी होना थोड़ा सा जरूरी है। तो सवाल ये है कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पर्सन
या फिर किसी बड़े नेता को या फिर किसी बड़े नेता के बारे में कुछ बोलते हैं और लोगों को हंसाते हैं, तो उस टाइम क्या सिचुएशन रहती है? आपको डर लगता है क्या कि कहीं मेरी बात इनको बुरी ना लग देखिए जाए? देखिए ये तो कई बार होता भी है, ऐसा होता ही है। कभी 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 को तो विपक्ष में बोलना कहा ही जाता है, कवियों को तो कहा ही जाता था कि हम सत्ता के विपक्ष में बोलेंगे। इस बात के लिए तो उन्हें कहा ही जाता था कि आप राजनीति के विपक्ष में रहिए। बहुत पुराना स्टेटमेंट है कि दिनकर जी और नेहरू जी चढ़ रहे थे सीढ़ियां, तो नेहरू जी लड़खड़ाए थोड़ी सी, तो दिनकर जी पीछे से उनको पकड़ लिए। तो नेहरू जी ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर जी, आपने संभाल लिया, वरना मैं गिर जाता। तो दिनकर जी ने कहा कि इस देश की राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी, साहित्य उसे थामने के लिए, संभालने के लिए खड़ा रहेगा। तो हमारा काम है बोलना। लेकिन हाँ, इस दौर पे थोड़ी सी दिक्कत होती है कभी कभी, क्योंकि बहुत जल्दी लोग दिल में ले लेते हैं, तो और वो पर्सनल बात तक पहुंच जाती है आप तक, फिर आपको सुनने भी पड़ेंगे। आपके हो सकता है रिलेशन में भी कुछ हो और परिचित भी कोई उस पार्टी से जुड़े, तो वो फोन आएगा, बात होगी, थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन दोनों काम करना पड़ेगा। एक तो आपको हिम्मत तो होनी ही चाहिए। जब आप इस फील्ड पर आए हो, जब आप कवि बनने की हिम्मत किए हो, इतने सारे झेल करके ताने और यहाँ तक आए हो, तो फिर आप क्या डरना? फिर ये तो बहुत छोटा सा डर है। तो उर्मिलेश जी ने हमें सिखाया है कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे। और साहिबों, हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे? तो दिन को दिन और रात को रात कहने की शक्ति और क्षमता अगर किसी में है तो वो कवि में है। वो बोलने की शक्ति रखेगा और सहन करना चाहिए, थोड़ी सी सहन शक्ति तो होनी चाहिए। पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, वो समझते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं, तो इतना बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखना है, बहुत ये भी नहीं, लेकिन हिम्मत के साथ बोलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी से पैसा लेकर के आए हैं तो आप अपने को बेच करके आए हैं। हम इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। हाँ, किसी की पर्सनल अटैक मत करिए कि जबरदस्ती आप इशू बना के आए हैं। बाकी किसी के आप खरीद करके कवि को नहीं ला सकता कोई भी। शिवो मुंबर जी का एक पंक्तियां हैं, वो मैं अक्सर दिमाग में रख के जाता हूँ। इस मार्केट पे जब मुझे कोई पेमेंट देता है, मुझे लगता है इसके मन की बात करनी है, लेकिन मैं इस हद तक भी उसके मन की बात नहीं कर पाता कि मेरा ईमान गवाह न दे। वो जो कहेगा वो मैं नहीं कर सकता। कुछ उसके मन के कर सकते हैं, हर कुछ नहीं। मार्केट के अनुसार चलिए, लेकिन अपने ईमान, अपने उसूलों को बचा के। ये सच है। शिवो मुंबर जी की पंक्तियां जो मैं दिमाग में रख के चलता हूं, ये सच है। हमने बेचा है अपने प्रतिभा के नीलम को। सब कुछ बेच दिया गया है। हमारी डिमांड होती है, कितना लेंगे आप, क्या लेंगे हर रात, तो बेचा ही तो गया मार्केट पर। बेचना है, लेकिन इस हद तक नहीं कि ईमान बिच जाए। ये सच है, हमने बेचा है अपने प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन ये भी सच है, हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची, अपना अहम नहीं बेचा है। तो अपना अहम, अपना गुरूर, अपना स्वाभिमान बचा करके हमें मार्केट पे जाना है। ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए हर कलाकार को। आपकी कोई 4 लाइन निकल जाए जो आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट, दिल के करीब। बस देखिए, कवि की, इसके बाद यही करते हैं इस पॉडकास्ट में। मैं तो बहुत सारी कविताएं अभी मैंने अच्छी लिखी नहीं, मुझे भी अच्छी लिखनी, मैंने आपसे बात आया तो हास्य में तो कई सारी चलती रहती हैं, वो फेवरेट नहीं है, वो दुनिया को मनोरंजन के लिए है। लेकिन फिर भी कोई भी अभी मैं इस समय पर ताजा ताजा पढ़ रहा हूँ, उसी को मैं सुना देता हूँ हास्य पर। वो बड़ी वायरल है इस समय पर। वो मुझे ये टॉपिक मैंने पकड़ा हास्य का अलग से, इसको मैंने कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भांवरों को जो फंसा ले, फूल में नया समक रंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करें, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। तो ये तो दुनिया के मनोरंजन के लिए, लेकिन मेरे मन के करीब जो कविता है वो मैं आपको सुना देता हूँ। 2 मिनट से मैंने वादा किया था आपको सुनाने के लिए, तो उसे मैं सुना देता हूँ। जब मैं पिता बना तो हर पुरुष का सपना होता है जब मैं पति बना तो हर पुरुष का सपना होता है पति बनने के बाद पिता बनना। जब मैं पिता बनना चाहा तो कवि की कल्पना कहां से कहां गई। निवेदन करता हूं, सुनिए। 2 मिनट का, 1.5 मिनट का। कि कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी।
मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम। बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे। पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान, मैं उस बच्ची से क्या कह रहा था, मैंने कहा कन्यादान, कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी, और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ, तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। मैं उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुनाने लगा था। मैंने कहा अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहां हर कन्या देवी की मूरत है। अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली सच है पापा, सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में। अब शायद गुस्से की पंक्तियां आएंगी। आप सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची की खबर आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे समाज की कल्पना हमने तो क्या परमात्मा ने भी नहीं की होगी। बोली सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, फिर क्यों उसी देवी की असमत लूट ली जाती है। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, वो बच्ची मुझसे और 4-6 पंक्तियां क्या कह रही थी, मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा, और आप उस भयानक दर्द को फिर सह नहीं पाएंगे और उस घटना के बाद समाज में इज्जत से रह नहीं पाएंगे। इसलिए क्षमा कर देना, हम बिटिया मांग रहे थे लेकिन उस बच्ची का दर्द, हे पिता क्षमा कर देना। मांगना तो भले कुछ मांग लेना ईश्वर से तुम, लेकिन भूल से भी औलाद अपनी बिटिया न मांग लेना तुम। धिक्कार है जहां लोग जानवर से भी बदतर सोच पालते हैं और एक मासूम बच्ची के शरीर को नरपिशाच नोच डालते हैं। आप जैसे कई पिताओं के सपने, क्या किया था मैंने, दामिनी, गुड़िया, बिट्टू, लाडो, आसिफा, ट्विंकल, उन सभी बच्चियों के पिताओं ने एक सपना ही तो देखा रहा होगा। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में वहशी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। ये पंक्तियां जब मैंने लिखी तो मुझे लगा कि अधूरी है कविता। 1 महीने बाद मेरी 4 पंक्तियां मैंने इस पर और जोड़ी कि डर है तुमको तो मत आना। उस बच्ची के मन में डर है तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि डर है तुमको तो मत आना। मैं बघेलखंड पे बैठा हुआ हूं, हमारे पड़ोस में बुंदेलखंड का एक नाम पढ़ता हूं, आपकी तालियां अपने आप उठ जाएगी और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको बाह उठेगी कि डर है तुमको तो मत आना, बिटिया तुम बस रानी बनकर आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर, आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। और जब 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 बेटियां दुर्गा चंडी से ज्वाला बन जाएंगी उनकी अस्मत में फिर कोई आंच ना आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपको लर्निंग्स तो ज़रूर मिली होंगी, आपको इनकी बातों से प्यार हो गया होगा। मुझे इनकी बातों से प्यार हो गया था। इतने अच्छे इंसान इतनी अच्छी सीख देकर गए हैं कि मैं अब ये दिन भूलने नहीं वाला। बहुत अच्छा दिन था ये एंड बहुत अच्छे इंसान के साथ बीता, तो उसके लिए मैं भगवान को शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। मज़ा आया उनके साथ पॉडकास्ट करके। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे मज़ेदार डीप कॉन्वर्सेशंस पॉडकास्ट देखने के लिए। एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।